बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सिलेक्शन, मीनिंग एंड प्रोसेस, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन, इंडक्शन एंड प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। आज के लेक्चर में हम ये चारों टॉपिक को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिक्रूटमेंट टॉपिक को कवर किया था कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से कंपनी करती है जब कंपनी में कोई वैकेंट पोजीशन होती है टू फिल इट। तो क्या स्टेप्स होते हैं, कंपनी क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करती है, वो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब रिक्रूटमेंट के बाद जो दूसरा स्टेप आता है सिलेक्शन का, उसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? Selection involves a series of steps by which candidates are screened for choosing the most suitable person for vacant jobs in the organization. रिक्रूटमेंट में क्या होता है? रिक्रूटमेंट में कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन सेंड कर देती है, इनवाइट सेंड कर देती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशन है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। अब जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं कंपनी के पास, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढने का काम किसका होता है? सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर आता है। Selection is the process of choosing from among the candidates from within the organization or from outside. अब जो selection process है वो within the organization भी हो सकता है या फिर outside the organization भी हो सकता है। अगर recruitment within the organization हो रहा है तो selection भी उन्हीं candidates का होगा, लेकिन अगर recruitment procedure वो outside the organization कर रहे हैं तो obviously जो application outside से receive होंगी उसके according selection procedure होगा। The most suitable person for the current position or for the future position. उन एप्लीकेशंस रिसीव्ड में से, बेशक से वो इंटरनल हो बेशक से वो एक्सटर्नल, उसमें से मोस्ट सुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करना सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर आता है। सिलेक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टाफिंग। सिलेक्शन क्या है? एम्प्लॉयमेंट, जॉब पे रखना उन बंदों को, और ये एक इंटरनल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग फीचर का। इट फैसिलिटेट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट who possesses the ability and qualification to perform the job which have fallen vacant in an organization. ये फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटी देता है उन कैंडिडेट्स को जिनके पास एबिलिटी है, काम करने की क्षमता है और उनकी क्वालिफिकेशन है उस कार्य को अच्छे से करने की जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। It divides the candidate for employment in two categories, namely those who will be offered employment and those who will not be. सिलेक्शन जो है एक तरह से नेगेटिव प्रोसेस भी कहलाता है, क्योंकि अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन कर रहे हैं तो दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, वो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, दूसरा जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो इस वजह से जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, वो टू कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस शुड बी कॉल्ड रिजेक्शन सिंस मोर कैंडिडेट मे बी टर्न्ड अवे देन दोज सिलेक्टेड। क्यों इसको रिजेक्शन कहा जाता है? क्योंकि जितने ज़्यादा वो सिलेक्ट नहीं करते कैंडिडेट, उससे ज़्यादा उनको उन एप्लीकेशन रिसीव्ड को वापस भेजना पड़ जाता है या रिजेक्ट करना पड़ जाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को रिजेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। Thus it is also described as negative process, और इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस रिसीव कर लेते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस उनके पास आती हैं, बेशक से उनके पास 5 वैकेंसी हो, बेशक से उनके पास 10, अगर उनके पास 50 एप्लीकेशंस आ रही हैं तो वो 50 की 50 को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ उनको करेंगे जो बेस्ट सूटेबल होंगे। और जो सिलेक्ट करने का काम आता है वो सिलेक्शन के अंडर आता है, जिसमें उनको उन 50 में से सिर्फ 5 को सिलेक्ट करना है, तो बचे हुए 45 को उनको रिजेक्ट करना है। तो इसीलिए सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको उन 45 को इग्नोर करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। तो इसीलिए सिलेक्शन को क्या कहा गया है? नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है। आई होप आपको सिलेक्शन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की कौन से स्टेप हैं? सबसे पहला रिसीविंग एप्लीकेशन एंड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ चेकिंग रेफरेंसेस, फिफ्थ सिलेक्शन डिसीजन, सिक्स्थ मेडिकल एग्जामिनेशन, सेवेंथ अपॉइंटमेंट लेटर। इन 7 स्टेप तक अगर कोई कैंडिडेट उस वैकेंट पोजीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, अपनी एबिलिटी से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने चार्म से उसको नहीं ले पाता, तो इन 7 स्टेप तक क्या हो सकता है? उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बार उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो कोई भी रिजेक्शन नहीं हो सकता।
अपॉइंटमेंट लेटर के बाद लास्ट जो आता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कितने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, कितने टाइम के लिए आपको एक कंपनी में काम करना होगा। तो ये स्टेप्स होते हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि इन स्टेप्स में होता क्या है। तो पहला जो स्टेप आता है दैट इज रिसीविंग एप्लीकेशंस। आफ्टर एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड, जब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में एप्लीकेशंस आ जाती हैं, दे आर प्रॉपरली चेक्ड एज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा बाय स्क्रीनिंग कमिटी। जब उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उनको अच्छे से स्क्रीन किया जाता है, अच्छे से चेक किया जाता है क्वालिफिकेशन के बेस पे, उनकी अलग अलग कैटेगरीज के बेस्ड पे। A list of candidates to be called for employment test made and unsuitable candidates are rejected altogether. उन उन एप्लीकेशन रिसीव्ड में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनको कॉल करके बोला जाता है कि यू हैव योर एप्लीकेशन हैव बीन सिलेक्टेड और आपको इंटरव्यू के लिए आना है। और बाकी जो बची हुई एप्लीकेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो रिजेक्टेड केस में चली जाती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में आता है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सिलेक्शन टेस्ट। कि अब जब उन्होंने कॉल करके उन कैंडिडेट्स को बुला लिया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनका किस तरीके से वो सेट करेंगे। सिलेक्शन टेस्ट में आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन assumption that human behavior at work can be predicted by giving various tests like aptitude, personality test, etc. अब सिलेक्शन टेस्ट जब होता है तो इट इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में वो आपको, ये उस कैंडिडेट को एक सिचुएशन दे देते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप अपने को एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिएक्ट करोगे। जैसे कुछ भी तरीके के पर्सनालिटी टेस्ट हो सकते हैं, रिटन टेस्ट हो सकता है। पर्सनालिटी टेस्ट में ये भी हो सकता है कि जस्ट सपोज उन्होंने आपको एक कंडीशन दे दी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपकी उसी ऑर्गेनाइजेशन के आपके कलीग के साथ लड़ाई हो जाती है। आप उसको बात समझाना चाहते हो बट वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व दैट वेरी केयरफुली कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में एक ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा, वो बहुत मैटर करता है अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं वाइल क्रॉसिंग द इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग एप्लीकेंट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। नेक्स्ट जो आता है वो एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो हमारी जॉब के लिए जिसकी वैकेंसी है उसके लिए बेस्ट सुटेबल होगा या नहीं होगा। थर्ड जो आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एक बार जिन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनी होती है उनका जब ये सब टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो जो मेन इंटरव्यू, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू आता है, उसमें आता है उस इंटरव्यू का मेन पर्पज होता है टू चेक आउट द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। कि जो पर्सन ने टेस्ट क्लियर करें क्या वो सुटेबल है हमारी वेकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए। टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज क्रिएट किए जाते हैं। टू गिव द कैंडिडेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ जॉब विद डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, और उस कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उस कैंडिडेट को उस जो उसका काम है उसके बारे में सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जाते हैं। फोर्थ स्टेप जो आता है दैट इज चेकिंग रेफरेंस। एक प्रायर फाइनल सिलेक्शन से पहले एक पॉइंट आता है दैट इज चेकिंग रेफरेंस। चेकिंग रेफरेंस में एक इन्वेस्टिगेशन होती है, बैकग्राउंड चेक होता है, फैमिली चेक होता है, पास्ट एम्प्लॉयमेंट चेक होता है, एजुकेशन चेक होता है, पुलिस रिकॉर्ड्स तक चेक किए जाते हैं उस एम्प्लॉय के, उस कैंडिडेट के बिफोर हायरिंग हिम टू फिल द वेकेंट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इतने सारे सर्चेस किए जाते हैं, उसी के बाद ही कंपनी क्या करती है, उस इंडिविजुअल को हायर करती है। फिफ्थ आता है सिलेक्शन डिसीजन। अब जिन्होंने क्लियर कर लिया टेस्ट, जिनका बैकग्राउंड चेक भी हो गया, उनको सिलेक्ट करने का क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में पुट करके उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन, सिलेक्ट होने के बाद जो क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट करती है ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस, फिजिकल एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करके उसके स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस को भी देखा जाता है, ताकि वो एम्प्लॉय अच्छे से काम करे और एब्सेंटीज्म उसके एंड से कम हो। ऐसा ना हो कि हमने उसको हायर कर लिया, अच्छा पैकेज दे दिया और वो हर दूसरे दिन कह रहा है मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है। नहीं, कंपनी पहले ही सारा डॉक्टर से चेक करवा के एक वेरिफिकेशन ले लेती है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज अपॉइंटमेंट लेटर। जब कैंडिडेट चेकिंग रेफरेंस क्लियर हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है, तो कैंडिडेट को क्या किया जाता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है जिसपे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, जिसपे पे स्केल लिखा होता है कि आपको कितनी एनुअल सैलरी मिलेगी, जिसपे आपकी सारी रिक्वायर्ड
कंफर्मेशन कह लीजिए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंडीशंस कह लीजिए वो उस लेटर पे मेंशन्ड होती हैं। तो ये सब अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलता है? जब सारी चीजें एक कैंडिडेट क्लियर करके उस ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब जॉब ऑफर आ जाता है, द कैंडिडेट हैज टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। जब उसको ऑफर लेटर मिल गया या एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो कैंडिडेट को अपनी एक्सेप्टेंस भी देनी है कि हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ जो भी पे स्केल या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों ने मेरे को अप्लाई कराई हैं उसको। तो वो उस अपॉइंटमेंट लेटर को साइन करके या एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन करके दे देता है वापस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसी के साथ स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन करने के बाद वो ऑफिशियली उस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट बन जाता है। तो इसी 8 पॉइंट्स के साथ स्टाफिंग का प्रोसेस क्लियर हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट वाज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का कंपैरिजन। तो क्या कंपैरिजन होता है? सबसे पहला मीनिंग, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? वेकेंट पोजीशन को भरने के लिए कैंडिडेट्स ढूंढना और उनको बोलना कि आप अप्लाई कर दो। वहीं सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? उन रिसीव्ड एप्लीकेशंस में से ब्राइट टाइप के कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और उसको जॉब देना सिलेक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है नेचर। क्या नेचर होता है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बेशक से आपके पास 5 वैकेंट पोजीशन हो, लेकिन अगर आपके पास 50 एप्लीकेशंस आई है ना, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वो 50 की 50 एप्लीकेशंस को रख लेती है। लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि उनके पास 5 की वैकेंसी है तो वो उन 50 एप्लीकेशंस में से 5 बेस्ट कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करेगी, बाकी के जो 45 है उनको रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए सिलेक्शन क्या होता है? एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, पर्पस। पर्पस क्या होता है? रिक्रूटमेंट का पर्पस होता है जितने ज्यादा हो सके हम कैंडिडेट्स को वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करवा पाए, अट्रैक्ट करवा पाए। वहीं सिलेक्शन का क्या होता है? सिलेक्शन में the organization aim to pick up the most suitable person for the vacant job and reject the unsuitable। organization क्या करती है? जो most suitable लगता है उन applications रिसीव में से उनको select कर लेती है, further interviews के लिए बुलाती है और बाकी जो बचे होते हैं उनको reject कर देती है। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस है? रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले होता है और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपैरिजन बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन अपनी साइट पे इंफॉर्मेशन डाल सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज को बोल सकती है या प्लेसमेंट एजेंसीज को बोल सकती है, अपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशंस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। वहीं सिलेक्शन का जो प्रोसीजर आता है उसमें आपको जब रिक्रूटमेंट के बाद एप्लीकेशन आपका सिलेक्ट हो जाता है तो यू हैव टू फिल अ फॉर्म। आपको डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से गुजरना पड़ता है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, आपको एग्जाम मेडिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या मिल जाता है? ऑफर लेटर मिल जाता है एंड आप ऑफिशियली उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो जाते हो। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। अब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया गया है तो उसका इंडक्शन एंड प्लेसमेंट भी होता है। इंडक्शन क्या होता है? उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एम्प्लॉयज, हिज को एम्प्लॉयज, द वर्क स्ट्रक्चर, और उसको प्लेस किया जाता है बेस्ट सुटेबल जॉब के लिए जिसके लिए वो उसको हायर किया गया है। तो दैट इज इंडक्शन एंड प्लेसमेंट। ये हर न्यू एम्प्लॉय का होता है या कोई भी अगर इंटरनल मूवमेंट ले रहा है तो उसका भी होता है, ताकि जो न्यू एम्प्लॉय है या जो भी कैंडिडेट है वो इजिली क्या हो जाए? वेल नोन हो जाए to the work structure of the organization, to the thick and thins of the organization, और जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे उसको बताने में समझाने के लिए इंडक्शन एंड प्लेसमेंट क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है। इंडक्शन इज कंसर्न विद द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन का मतलब होता है कि इन न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसके प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द पीपल whom he will be interact in doing his job। प्रोसीजर से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से और उन लोगों से भी जिनके साथ उसको इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है जब वो अपना कार्य करेगा तब। When a new employee joins the organization, he must be probably introduced with his superiors and fellow employees। और जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस कराना चाहिए उसके सुपीरियर जिसको वो रिपोर्ट करेगा और उसके कलीग्स के साथ जिनके साथ उसको काम करना है।
प्लेसमेंट एंड इंडक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो देयर मीनिंग इज डिफरेंट, लेकिन उन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों प्रोग्राम इसीलिए बनाए गए हैं कि जो न्यू एम्प्लॉय है वो और अच्छे से और कंफर्टेबली काम कर सके अपनी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में। प्लेसमेंट इज एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक जॉब। प्लेसमेंट होता है जब हम उस कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसको एक्चुअली पोस्ट कर देते हैं जिस जॉब के लिए हमने उसको हायर किया है। It involves the assigning of specific rank and responsibility to that candidate about that job. इसमें प्लेसमेंट में आता है कि जिस टास्क के लिए उसको असाइन किया गया वो टास्क उसको दिए जाएं और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं ताकि वो अपनी जॉब को कंप्लीट कर सके। वहीं जो इंडक्शन होता है, इट इज अ टास्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स। यही हमने पढ़ा था ऊपर भी कि जो इंडक्शन है वो क्या है, इंट्रोड्यूस कराना न्यू एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी पॉलिसीज के साथ, उसके प्रोसीजर्स के साथ, उसके रूल्स के साथ और उसके फेलो कलीग्स के साथ। तो ये हमारा इंडक्शन एंड प्लेसमेंट का टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप आपको इंडक्शन और प्लेसमेंट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं? पहला, इंटेलिजेंस टेस्ट। It is a psychological test used to measure the level of intelligence of an individual and his ability to take decision. Intelligent test में आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि एक सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करेगा और वो कैसे डिसीजन लेगा। तो ये आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन लेती है। नेक्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके पोटेंशियल को या उस इंडिविजुअल कितने जल्दी वो कोई नई स्किल्स को डेवलप कर सकता है, कितने जल्दी वो किसी एग्जिस्टिंग काम को सीख सकता है, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज टर्म्ड एज एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो आता है ट्रेड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म जॉब, कि एक इंडिविजुअल के अंदर क्या स्किल्स ऑलरेडी हैं जिनसे वो क्या कर सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफिशिएंसी को, प्रॉफिटेबिलिटी को और इंक्रीज कर सकता है और अच्छे से विदाउट एरर काम कर सकता है। नेक्स्ट टेस्ट फोर्थ आता है इंटरेस्ट और मोटिवेशन टेस्ट। इट इज यूज्ड टू नो द इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन इन अदर एक्टिविटीज। ये ऐसा टेस्ट होता है जो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है ताकि वो उस कैंडिडेट की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जान सके, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको लगे कि उनका कैंडिडेट डिमोटिवेट हो रहा है तो वो उन सब चीज़ों को, इंटरेस्ट को और उन सब चीज़ों को करके उसको मोटिवेट कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। ये पर्सन की इमोशन, रिएक्शन और वैल्यू की, एक पर्सन कितनी वैल्यूज को मानता है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड प्रोसीजर्स उसके लिए मायने रखते हैं, कैसे वो लोगों के इमोशंस के साथ रिएक्ट करता है, वो सब जब उस टेस्ट में देखा जाता है उस टेस्ट को हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक और लेक्चर दोनों खत्म होते हैं। आई होप आपको ये लास्ट टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको आज के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ। हम अपने अगले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.